ओके जी, तो अब हम स्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ब्लॉकेज क्यों हो रही है। ठीक है, अगर ब्लॉकेज होती है तो उसके बाद हमारे मिडिल एयर में कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर जो दूसरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनके साथ ब्लॉकेज का क्या रिलेशन है। डिसऑर्डर कोई और हो रहा है और हमारी स्टेशन ट्यूब क्यों ब्लॉक हो रही है, अब वो सारा कुछ हम देखते हैं। पहले ये समझ लो कि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है। नॉर्मली आप लोगों को पता है जो हमारी स्टेशन ट्यूब है वो बंद रहती है। ठीक है, ओपन होती है जब हम स्वेलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जमाई लेते हैं या फिर छींक वगैरह मारते हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर विलाई पैलेटिनी होते हैं, मसल जो नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी ट्यूब ओपन होती है और हमारी एयर अंदर चली जाती है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ हमारा अंदर चलेगा, ऑक्सीजन चलेगी, नाइट्रोजन चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी, वाटर वेपर्स चले गए। ठीक है, सारा कुछ अब हमारा मिडिल एयर के अंदर चला गया है। मिसाल के तौर पे किसी रीज़न की वजह से अगर हमारी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, अंदर जो हमारी गैसेज होंगी, सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी, फिर बाकी गैसेज अब्जॉर्ब होंगी हमारे ब्लड के अंदर, और हमारा अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मिडिल एयर के अंदर, क्योंकि अंदर जो गैसेज थी वो ब्लड ने अब्जॉर्ब कर ली, नीचे से ट्यूब ब्लॉक है और हमारा अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा, तो हमारी सबसे पहले जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करेगी। तो सबसे पहले रिट्रैक्शन हो जाएगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ, और फिर ऐसे ही अगर हमारा नेगेटिव प्रेशर बढ़ता गया तो सबसे पहले हमें ट्रांसड्यूट देखने को मिलेगा। आपको पता है सेक्शन एक तरह के अंदर क्रिएट होगी, अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके तो आपस में जो सेल्स हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर हम प्रेशर डालें, नेगेटिव प्रेशर डालें और इनको तोड़ने की कोशिश करें तो सेल्स ज़ाहिर बात है पहले लीक होंगे, उनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन है वो टूटेंगे, तो नीचे से हमारे पहले निकलेगा ट्रांसोडेट, मतलब जिसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह नहीं होंगी, हमारी ब्लड प्रोटीन्स नहीं होगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, या फिर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं होंगे। पहले ट्रांसोडेट निकलेगा, मतलब वाटरी से डिस्चार्ज आएगा अंदर हमारे। अगर नेगेटिव प्रेशर और बढ़ता गया तो फिर हमारा एक्जिडोट निकलेगा, जो कि लार्ज प्रोटीन्स होंगी, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स वो निकलेंगी, फिर ब्लड सेल्स भी निकलेगा, सारा कुछ हमारा मिडिल एयर के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, अगर और हमारा नेगेटिव प्रेशर रहा तो हमारा हेमरेज भी हो सकता है, कि अंदर से ब्लड भी आ सकता है, हमारी जो अंदर ब्लड वेसल में फट सकती हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा, ब्लड वेसल फटेंगी और अंदर हमारा ब्लड आ जाएगा। ब्लॉकेज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि क्या क्या फेज़ आ सकते हैं। एक्यूट फेज़ क्या हो सकता है और प्रोलॉन्ग फेज़ क्या हो सकता है। और एक्यूटली शॉर्ट टर्म के लिए हमारी स्टेशन ट्यूब है वो बंद हुई है, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। एक्यूट ट्यूबल ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो फिर हमें देखने को मिलेगा जो हमारी मिडिल ईयर की गैसेज हैं वो सबसे पहले अब्जॉर्ब होंगी, सबसे पहले ऑक्सीजन होगी, फिर उसके बाद बाकी गैसेज अब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, अंदर हमारे मिडिल ईयर के नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो गया है। नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन गई, नेगेटिव प्रेशर और मेंटेन रहा थोड़ी देर के लिए, तो हमारा सबसे पहले ट्रांसड्यूट निकलेगा जिसके अंदर प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट, और नेगेटिव प्रेशर रहा तो एक्सुडेट निकलेगा, इसके अंदर प्रोटीन्स और ब्लड सेल प्रेजेंट होंगे, और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहा तो हमारी ब्लड वेसल फटेंगी और हेमरेज हो जाएगा, अंदर ब्लड देखने को मिलेगा हमें मिडिल एयर के अंदर। अगर ये केस प्रोलॉन्ग जाता है, बहुत लंबे अरसे के लिए जाता है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा मिडल ईयर विद एफ्यूजन। एफ्यूजन का मतलब है कि जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर पानी वगैरह है, वो वाटरी डिस्चार्ज है, वो सारा का सारा, और म्यूकोइड डिस्चार्ज है, ठीक है, वो निकल के हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होगा, तो ये प्रोलॉन्ग कंडीशन होगी, क्रॉनिक कंडीशन होगी। ठीक है, अगर वो और बढ़ती गई तो एटीलैक्टिक एयर हो जाएगा। एटीलैक्टिक एयर होता है मतलब जो रिट्रैक्शन बता रहा हूँ ना, रिट्रैक्शन ही हो जाएगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, पक्की रिट्रैक्शन हो जाएगी, और इवन हो सकता है इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो कि हमारी परफोरेशन हो जाए, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो सेंटर में से फटे और परफोरेशन देखने को मिले। और फिर हो सकता है कि हमें रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाए। रिट्रैक्शन पॉकेट मतलब एक तरह की पॉकेट बन जाएगी, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो इस तरह अंदर की तरफ बल जोड़ कर जाएगी, फटेगी नहीं लेकिन बल जोड़ करके इस तरह की पॉकेट सी बनाई होगी, जिसके अंदर हमारी सारी स्किन भी चले जाएगी। आप लोगों को पता है ऊपर स्किन भी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो जब स्किन चले जाए किसी एबनॉर्मल जगह पे जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोलेस्टियोटोमा। इसके अंदर केराटिन वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा, इन्फेक्शन वगैरह होंगे। ये कोलेस्टियोटोमा एक पूरा टॉपिक है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एट द एंड ये हो सकता है कि हमारी जो ये आपको बताया कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट भी सकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटेगी, ठीक है, ये हमारी जो अंदर बोन्स है, आपको बताया कि ओसिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, ओसिकल्स के भी जॉइंट टूट सकते हैं, जो कि इंकस और स्टेपिडियस का जॉइंट आपस के अंदर, ठीक है, वो टूट जाएगा, तो हमारी हेयरिंग ही लॉस हो जाएगी, इंडक्शन ही नहीं हो पाएगी, मतलब जो हमारी साउंड वेव्स आ रही हैं वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगी इनर ईयर की तरफ, तो हमारी हेयरिंग पक्की लॉस हो जाएगी। अगर प्रोलॉन्ग केस जाता है, इतनी दूर तक जाता है, तो इरोजन ऑफ इंकोस्टेपिडियल जॉइंट भी हो सकती है, जो लास्ट कंडीशन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं किस टाइप की अक्लूजन हो सकती है, किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है
और एक फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैकेनिकल प्रेशर आ रहा है ऊपर, तो वो भी दो तरह का हो सकता है, एक इंट्रिंसिक हो सकता है, एक एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब है क्योंकि ब्लड की वजह से मसला बन रहा है, मतलब कोई ट्यूब के पास जो ट्यूब का ओपनिंग है, जो हमारी नेजोफेरेंक्स में ट्यूब की ओपनिंग है, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही है, उसके करीब करीब कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, ठीक है, या कोई एलर्जी चल रही है, किसी को नेजोफेरेंक्स की एलर्जी है जैसे हे फीवर वगैरह है, ठीक है। तो वो जब इन्फ्लेमेशन हुई है सराउंडिंग स्ट्रक्चर की, उसने ट्यूब को अगर ये ट्यूब ओपन थी साइडों पे, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ट्यूब को सारी बात है प्रेशराइज करके ट्यूब को बंद कर देगा। या फिर एक्सट्रिंसिक हो सकता है, मतलब बाहर का कोज हो सकता है, कोई जो हमारा स्ट्रक्चर है सराउंडिंग स्ट्रक्चर उसका कोई मसला हो सकता है। स्ट्रक्चर में हमें ट्यूमर्स मिल सकते हैं, जैसे हमारे नेजल ट्यूमर्स हो सकते हैं, या फिर एडिनोइड्स वगैरह। आपको पता है जो हमारी टॉन्सिल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो हमारी बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, जो कि नेजोफेरिंक्स के अंदर है। तो अगर टॉन्सिल्स होंगे, मतलब ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन होगी किसी भी रीज़न की वजह से टॉन्सिल ग्लैंड की, तो वो भी हमारी ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी पोर को, वो भी सामने आ जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे पोर को, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और हवा हमारे मिडिल एयर तक नहीं जा सकेगी। दूसरा कोर्स क्या हो सकता है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या मिल सकता है कि आपको पता है जो हमारा, आपको मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था जबकि सी शेप कार्टिलेज था, ठीक है, इसके अंदर हमारा एक हिंज बन रहा था जिसको हम कह रहे थे कि इलास्टिन हिंज है, ठीक है। ये हो सकता है कि जो हमारा कार्टिलेजेनियस पार्ट है टोटल, जो मिडिल लेमिना है या लेटर लेमिना है, वही उसकी कंप्लाइंस ही इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कि उसके अंदर अब वो चीज़ रहे ही ना, कि अब लास्टिंग पार्ट है, ठीक है, लास्टिंग पार्ट की अब इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेंसिटी होगी, अगर डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी है तो ये ओपन ही नहीं होने देगा। इसकी ओपनिंग एंड स्लिट लाइक ओपनिंग होती है ना, आपको बताया था कि जब हमारे यहाँ से मसल खींचते हैं टेंसर विलाई पैलेटिनी तो ये ओपन हो रहा होता है। तो ये हिंज की इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई, ये कार्टिलेजियनियस पार्ट की कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा होगी, एक तरह का हार्ड स्ट्रक्चर बन गया हुआ, तो ये ओपन होगा ही नहीं, जितना मसल मर्जी खींच ले ये ओपनिंग बनेगी नहीं। तो उसको हम कहेंगे कि ये कार्टिलेजियनियस कंप्लाइंस इंक्रीज हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर पुअर फंक्शन ऑफ टेंसर विलाई पैलेटिनी जो कि हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करें, इसी की वजह से ही हमारी ओपनिंग हो रही है ना पोर की, जो ट्यूब की ओपनिंग है इसकी वजह से हो रही है। तो टेंसर विलाई पैलेटिनी फंक्शन करेंगे तो हमारा ट्यूब ओपन ही नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे जब ट्यूबल ब्लॉकेज होगा, एक तो टेल्जिया होगा, कान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा जो कि वेरी कर सकता है, स्वेयर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, और हेयरिंग लॉस हो जाएगा। हेयरिंग लॉस क्यों होगा, आप लोगों को पता है कि वो रिट्रैक्शन पॉकेट एक बन गया होगा, या फिर वो परफोरेशन हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, या फिर जो हमारी ओसिकल्स हैं वो टूट सकती हैं, या फिर अंदर हमारे आपको पता है फ्लूइड भी जमा हो रहा है, फ्लूइड भी कंडक्शन नहीं होने देगा साउंड वेव्स की। 100 मसले मिसाइल जा रहे हैं तो हेयरिंग लॉस भी हो जाएगी, और पॉपिंग साउंड आएगा। पॉपिंग साउंड होता है जैसे आपका कभी कान बंद हो रहा है, कभी खुला कुक 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 इस तरह की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। टाइनाइटिस भी हो सकता है, कानों में घंटी भी बज सकती है, और वर्टिगो भी हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन तब आएंगी जब हमारा ये मसले मसाइल सारे इनर एयर की तरफ भी चले जाएंगे। उसके बाद वेरी करता है जो ट्यूबल एक्लूजन हो रही है ना, वो इस चीज़ पे वेरी करती है कि एक्यूटनेस कितनी थी, अचानक कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, ठीक है, जैसे बैरोट्रोमा वगैरह में होता है, बैरोट्रोमा आगे पढ़ाता हूँ, या फिर कोई स्वेरिटी कितनी है, कि कितनी ज़्यादा ट्यूबल ब्लॉकेज है, थोड़ी सी ब्लॉकेज है, ज़्यादा ब्लॉकेज है, फिर उस पर डिपेंड करता है कि हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो सबसे नॉर्मल कंडीशन होगी रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, जो सबसे लोअर कंडीशन है। उसके बाद हो सकता है कि हमारा जो मेलियस का हैंडल होता है, जो आपको पता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच हो रहा था, वो भी पार्स टेंसा पे, ठीक है, यहाँ पे एक मेलिस का हैंडल अटैच होता है जहाँ पे अम्बो पॉइंट बोल रहे थे, ठीक है, उसके गिर्द कितनी कंजेशन हुई है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। आपको पता है अगर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही कंजेस्टेड हो जाएगी, ब्लड जो आगे बोन्स अटैच है उन्हें तो कंडक्शन करनी है, तो हेयरिंग लॉस भी आ सकता है। आप लोगों को पता है कंजेशन भी अब ब्लॉकेज पर डिपेंड करते हैं, कितनी ब्लॉकेज हुई है, कितना अंदर नेगेटिव प्रेशर है, कितनी ज़्यादा सक्शन बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा कंजेशन होनी चाहिए ब्लड वेसल्स की, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि ट्रांजिट रेट कितना प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे, कितनी ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर थी, कितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग था, कितनी ज़्यादा स्वेटी थी, उसकी बेस पर डिपेंड करेगा ना कि ट्रांजिट रेट कितना प्रेजेंट होगा हमारे उसके अंदर। अगर जो ट्रांजिट रेट होता है नॉर्मली हम एम्बर कलर का नज़र आ रहा होता है, अगर हम मोटोस्कोप से देखते हैं एम्बर कलर होता है कि येलोइश सा कलर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि पीछे जो ट्रांजिट प्रेजेंट होगा हमारा। फिर आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं अगर एक्यूटनेस पर भी डिपेंड करती है हमारी कि एक्यूटनेस क्या है, कंडीशन की एक्यूटनेस मतलब आपको बताता हूँ बैरोट्रोमा, आप समझाता हूँ। बैरोट्रोमा होता है कि ना जैसे हम अक्सर औकात पहाड़ी वगैरह पे चले जाएँ, बहुत ऊपर वाले इलाके में चले जाएँ, वहाँ पे अब एयर प्रेशर बहुत कम होता है, या फिर एरोप्लेन में बहुत ऊपर चले जाएँ, या स्कूबा डाइविंग में हम समंदर में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएँ, तो आप लोगों को पता है कि हमारा नेगेटिव प्रेशर बहुत बाहर वाले एरिया में नेगेटिव प्रेशर होता है, तो हमारे एयर भी उसके मुताबिक अपने आप को नेगेटिव प्रेशर अंदर बना लेते हैं। आपको पता है अब जो हमारा सैडो से एक्सटर्नल एयर से प्रेशर आ रहा है वही कम हो चुका हुआ है, तो हमारा अंदर मिडिल एयर भी बोलेगा ना कि प्रेशर कम होना चाहिए, वो भी प्रेशर कम करता है, बाहर से भी प्रेशर कम है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन होगी, हमें लिसनिंग अच्छी हो रही होगी। लेकिन अगर हम अचानक नेगेटिव प्रेशर से पॉजिटिव प्रेशर पे आते हैं, मतलब पहाड़ी से अचानक नीचे आ जाएँ, या फिर हम जहाज़ अचानक से नीचे उतर जाए, या फिर हम जो स्कूबा डाइविंग है अचानक से पानी में ऊपर आ जाएंगे, तो जब प्रेशर बाहर से पॉजिटिव प्रेशर इतना ज़्यादा एकदम से डलेगा
तो वो हमारी ट्यूब उसी टाइम मेंटेन नहीं कर सकती उस प्रेशर को। अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हुआ है और बाहर से इतना ज़्यादा अचानक से पॉजिटिव प्रेशर आ गया है, तो हमारे हो सकते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो फटे, इवन हमारी ब्लीडिंग हो सकती है। आपने अक्सर का देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में कि नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कानों में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, वो यही केस होता है अगर अचानक हम प्रेशर चेंज करें, तो ये मसला मसाइल बन। उसके बाद देखते हैं हम कि जो डिसऑर्डर के साथ है वो स्टेशन ट्यूब के क्या डिसफंक्शंस आ रहे होंगे। जैसे हम एडिनॉइड्स में आप लोगों को बताया है, ठीक है, उसमें स्टेशन ट्यूब के क्या डिसफंक्शंस आ रहे होंगे। आप लोगों को पता है जो एडिनॉइड्स हैं वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब एडिनॉइड्स फूलेंगे तो हमारी ट्यूबल ओपनिंग को बंद कर देंगे, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। फिर ये एक तरह का जो एडिनॉइड है ये रेजर्वायर भी हो सकते हैं इन्फेक्शन का। आपको पता है इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस वगैरह ने इन्फेक्शन किया होता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन हमारी ट्यूब में जा सकता है, ट्यूब से हमारा जाएगा मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कर देगा। या फिर कि अगर किसी एलर्जिक कोज की वजह से हमारी एडिनॉइड ग्लैंड है वो किसी एलर्जिक कोज की वजह से इन्फ्लेम्ड हुई हैं, तो मास्ट सेल्स आप लोगों को पता है वहाँ पे अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करेंगे, जिनमें हिस्टामिन वगैरह आ जाएगा। हिस्टामिन जाके जो हमारी ट्यूब की ओपनिंग होगी उसके ऊपर भी एक्ट करेंगे और साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन करके हमारी ट्यूब को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगी अगर हमारा एडिनॉइड की इन्फ्लेमेशन हुई तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आ जाएगा ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। मैं आपको बताया ट्यूब ब्लॉक होगी तो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा तो हमारा वाटर डिस्चार्ज आ जाएगा ईयर के अंदर। यहाँ पे रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, बार बार बैक्टीरिया हमारे ट्यूब से ऊपर जाएगा और हमारे मिडिल एयर का इन्फेक्शन कर देगा। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर ऐसे रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहे या फिर ये रिकरेंट होता रहा, तो हमें एडिनॉइडेक्टोमी करनी पड़नी है, मतलब एडिनॉइड्स को ही रिमूव करना पड़ना है। उसके बाद देख लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट, जो कि एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, उसके साथ ट्यूब के क्या डिसफंक्शंस आ रहे होंगे। आपको पता है क्लेफ्ट पैलेट में आपका सामने से जो हॉन्ट होता है वो भी आधा डिवाइडेड हुआ होता है, फिर नीचे नीचे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट सारा का सारा अंदर से डिवाइड हुआ होता है। तो उस कंडीशन का ये हो रहा था कि मैंने टोरस ट्यूबेरस पढ़ाया था जब हम कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ट्यूब का, कि इसके ऊपर एक रेज्ड एरिया होता है जो हमें अंदर से नज़र भी आ रहा होता है लेटर साइड से, ठीक है। उसके ऊपर आगे हमारा जो मसल लग रहा होता है टेंसिबिलाई पैलेटिनी, ठीक है। इसके अंदर टोरस ट्यूबेरस ही नहीं बन पाएगा, नॉर्मल होगा। मैं आपको बताया कि जो क्लेफ्ट पैलेट है उसने सेंटर में से डिवाइड किया हुआ है। कंजेनिटल डिसऑर्डर है, कंजेनिटल डिसऑर्डर के अंदर जो माउथ के और भी स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारी इलास्टिन की डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। और कार्टिलेज के अंदर एक इलास्टिन पाया जा रहा है, इलास्टिन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो हमारा सेंटर में स्लिट लाइक ओपनिंग है वो ओपन ही नहीं हो पाएगी। डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी तो वो तो एक तो हिंज टाइप वर्क कर रहा था ना इलास्टिन, जैसे दरवाजे के लिए हिंज वर्क कर रहे होते हैं, तो ये भी इस तरह की वर्क कर रहा था। अगर यही नहीं ओपन होगा तो ट्यूब कैसे ओपन होगी। तो डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, टोरस ट्यूबेरस में नॉर्मल हो सकता है, और टेंसर विलाई पैलेटिनी की इंसर्शन हो रही थी टोरस ट्यूबेरस के ऊपर, तो वो इंसर्शन नहीं हो पाएगी 40% केसेस के अंदर क्लेफ्ट पैलेट के। अगर इंसर्शन नहीं होगी तो टेंसर विलाई पैलेटिनी ही तो ट्यूब को ओपन कर रहा है तो ट्यूब क्लोज मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ठीक है, ट्यूब ब्लॉक है, अंदर इफ्यूजन हो गई है मिडिल लेयर के अंदर, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा ग्रूमेट्स देंगे। अगर हम वैसे भी अगर क्लेफ्ट पैलेट को ट्रीट भी कर लेते हैं, सर्जिकली ट्रीट कर लेते हैं ऑन द टाइम, लेकिन फिर भी ये मसले मसाइल नहीं हल होते, क्योंकि ये मसले मसाइल बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट के नहीं, मसले मसाइल इसके ही जा रहे थे, लेकिन इसका रिलेशन क्लेफ्ट पैलेट के साथ है, ठीक है। मसला ट्यूब का ही होता है, डेंसिटी इंक्रीज है तो वो क्लेफ्ट पैलेट का मसला नहीं है। अगर टोरस ट्यूबेरस पे अगर इंसर्शन नहीं हो रही तो क्लेफ्ट पैलेट का मसला नहीं है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट के साथ इसकी रिलेशन है, ठीक है, बस रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस कंडीशन में हम ग्रूमेट्स दे देते हैं। ग्रूमेट्स क्या होता है कि मतलब ट्यूब तो ओपन होगी नहीं कभी भी, तो उसके अंदर हम एक छोटी सी ट्यूब होती है आर्टिफिशियल, वो डाल देते हैं, 24 घंटे फिर हमारी ट्यूब ओपन रहती है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, सिक्रीशन मिडिल लेयर में जा सकती हैं, और भी 100 मसले मसाइल आ सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा डाउन सिंड्रोम और ट्यूब के क्या डिसफंक्शन हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आपको पता है कि 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, 47 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। इसके अंदर आपको पता है मसल्स की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही थी पेशेंट के अंदर, और भी 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बेसिकली जो पूरा टोन देखने को मिलेगी टेंसर विलाई पैलेटिनी की मसल की, उसने तो कंट्रोल करना है। अगर उसकी टोन नहीं अच्छी तो हमारा पोर ओपन ही नहीं होगा। उसके बाद एबनॉर्मल शेप हो सकती है नेज़ोफेरिंक्स की, जो नेज़ोफेरिंक्स के अंदर आपको पता है ओपनिंग हो रही है ट्यूब की, नेज़ोफेरिंक्स की शेप नहीं सही होगी तो क्या ओपनिंग होगी हमारे ट्यूब की। फिर इसमें भी जो पेशेंट था वो ओटाइटिस मीडिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं विद डिफ्यूजन, या फिर ओक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इन्फेक्शंस ऑफ मिडल ईयर।